Hello everyone. In this video I will explain section 35 of Transfer of Property Act, which is also known as Doctrine of Election. It is the most important topic under Transfer of Property Act. It is the most elaborate provision under Transfer of Property Act, and at the same time it is the most interesting topic under Transfer of Property Act. But इस provision को पढ़ते टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि बहुत लेंदी प्रोविज़न है। टीपीए की लैंग्वेज इतनी टफ है कि बहुत आसानी से टीपीए का कोई भी प्रोविज़न समझ में आता नहीं है, स्पेशली सेक्शन 35 डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन की बात करता है, ये टर्म अपने आप में ऐसा शो करती है कि कोई तो है टीपीए में इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने में, आइदर दी ट्रांसफरर और दी ट्रांसफरी, जिसको कि कुछ इलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्शन। आप सभी जानते हो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन इज द एक्ट ऑफ चूजिंग बिटवीन टू और मोर ऑल्टरनेटिव। आपके पास दो या दो से ज़्यादा कुछ ऑल्टरनेटिव होने चाहिए जिनमें से आपको कोई एक चीज़ ऑप्ट करनी है। जैसे आप शॉप पर जाते हैं कपड़े खरीदने और आपकी मम्मी कहती हैं कपड़े तो बहुत हैं लेकिन आपको केवल एक लेना है, ये है इलेक्शन। आपको उसी टाइम इलेक्ट करना है कि आपको एक ड्रेस लेनी है। आप सब्जी की दुकान पर जाते हैं, बहुत सारी सब्जियां हैं बट आपको एक लेनी है, ये है इलेक्शन। ऐसा ही इलेक्शन हम सेक्शन 35 में पढ़ेंगे। बट टीपीए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी को गवर्न करता है। टीपीए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जहां पर कोई एक ट्रांसफरर ट्रांसफरी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है, मतलब कि इलेक्शन या तो ट्रांसफरर करता होगा या तो ट्रांसफरी। यहाँ पर इलेक्शन हम देखेंगे कि कौन करता है। सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन को समझने से पहले आप ये ध्यान रखिए कि सेक्शन 7 क्या कहता है। सेक्शन 7 टीपीए का कहता है ओनली ऑथराइज्ड पर्सन कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, आइदर द ओनर और इवन एजेंट में ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। ओनर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर, हम सब जानते हैं कि कोई प्रॉपर्टी का ओनर है तो वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन ओनर के साथ में समटाइम एजेंट में ऑल्सो ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। Even stranger may also transfer the property, but such person must have authority to transfer the property. मतलब always transferer must be an authorized person. ठीक है, सेक्शन 7 में ये जनरल रूल है। बट जब हम सेक्शन 35 को पढ़ेंगे, सेक्शन 35 में an unauthorized person can transfer the property। सेक्शन 35 में कोई ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है जिसको कि उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का राइट नहीं होता है, तो सेक्शन 35 इज द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 7। सेक्शन 7 एक मैगजीन पर बेस्ड है, जो कि उस मैगजीन का, उस लैटिन मैगजीन को हम कहते हैं नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट। नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हैज़। मतलब इवन ओनली एन ऑथराइज्ड पर्सन कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, क्योंकि उसके पास उसका टाइटल है। मतलब जो ऑथराइज्ड नहीं है वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो सेक्शन 35 इज ऑल्सो द एक्सेप्शन ऑफ सच लैटिन मैगजीन that nemo det quid non habet, no one can transfer a better title. Here an unauthorized transferer may transfer the property with the confirmation of the real owner. So section 35 is also the exception of that Latin magazine. ये दो पॉइंट अब हमें समझना है कि डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन कैसे आया, किस तरीके से ये आया। देखिए, आपको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझना होगा। सपोज मिस्टर ए इज एन अनऑथराइज्ड ट्रांसफरर। कोई मिस्टर ओ हैं जो कि मिस्टर ए के घर को मिस्टर बी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, आप सबको समझ आ गया होगा कि कैसे मिस्टर ओ कैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि घर तो एक का है। इट मीन्स मिस्टर ओ इज़ एन अनऑथराइज्ड ट्रांसफरर, मिस्टर ए इज़ द रियल ओनर बिकॉज प्रॉपर्टी उनकी है, और मिस्टर बी तो ट्रांसफरी है। ऐसे कोई भी ट्रांसफ़र जो कि अनऑथराइज्ड ट्रांसफरर के द्वारा होता था, ऐसे ट्रांसफ़र को अंडर इंग्लिश कॉमन लॉ सच ट्रांसफ़र डिक्लेयर्स वॉइड। ऐसे ट्रांसफ़र को अंडर इंग्लिश कॉमन लॉ में वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था। बट इक्विटी ने एक न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप किया, ओरिजिन किया, विच इज़ नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। इक्विटी डेवलप्स दैट कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू विच इक्विटी सेज दैट इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग द होल कॉन्सेप्ट वॉइड, हम पूरे ट्रांजेक्शन को वॉइड डिक्लेयर करें, इससे अच्छा है लेट्स डिसाइड द ओनर
कि ओनर क्या चाहता है. इफ ओनर वांट, इफ द रियल ओनर जो मिस्टर ए हैं, इफ यू वांट टू कंफर्म दैट ट्रांसफर, तो फिर क्या प्रॉब्लम है. इफ मिस्टर ए रियल ओनर वांट टू कंफर्म द ट्रांसफर, देन लेट द ट्रांसफर वैलिड. एंड इफ मिस्टर ए रियल ओनर वांट टू डिसेंट और डिसकन्फर्म, वो चाहते ही नहीं उस ट्रांजेक्शन को कंफर्म करना, रियल ओनर डू नॉट वांट टू ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी, देन it is again the discretion of real owner. So equity developed the concept of doctrine of election, जैसा कि name suggest करा doctrine of election. Now it is the discretion according to the equity. Now it is the discretion of real owner that if real owner want to confirm the transfer, then he may elect the confirmation, or if he want to dissent such transaction, then he may elect dissent. ये है doctrine of election. It is known as doctrine of election, where real owner may exercise his power of election. So doctrine of election is originally developed by the equity, and after that it is same in the same manner incorporated under section 35 of transfer of property act. जो कॉन्सेप्ट इक्विटी ने डेवलप किया वही कॉन्सेप्ट हमको एज इट इज सेक्शन 35 में मिलता है. So we can say that it is the concept, it is the one concept which is developed by the equity, and in the same manner it is incorporated under transfer of property act under section 35 known as doctrine of election. It can be asked in your interview कि please explain any one doctrine developed by the equity and which is incorporated under transfer of property act. तो आप लोग ध्यान रखिएगा, it is the same doctrine known as doctrine of election. अब हम आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन में होता क्या है. आपको एक तो समझ में आ गया होगा इलस्ट्रेशन से कि कोई अनऑथराइज्ड ट्रांसफरर होता है. यहाँ सेक्शन 35 की लैंग्वेज है, इफ एनी पर्सन प्रोफेसेस टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन विच ही हैज़ नो राइट और नो अथॉरिटी टू ट्रांसफर. मतलब कोई ऐसा व्यक्ति, प्रोफेसेस ये एक नया टर्म है जो अभी तक सेक्शन 34 तक हमने नहीं पढ़ा है. प्रोफेसेस टू ट्रांसफर मीन्स ही अटेम्प्ट टू ट्रांसफर, ही ट्राई टू ट्रांसफर. वो ट्रांसफ़र करने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, कोई एग्रीमेंट करता है, कोई अटेम्प्ट करता है ऐसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए जिसका कि उसको कोई अथॉरिटी नहीं है, जिसको ट्रांसफ़र करने की उसको अथॉरिटी नहीं है. देखिए सेक्शन 7 में ऐसा ट्रांसफ़र क्या है, वॉइड है, बट सेक्शन 35 में हम ऐसे ही ट्रांसफ़र की बात करते हैं जहाँ पर कि ट्रांसफरर अनऑथराइज्ड पर्सन है. पहली चीज़. दूसरी चीज़, सच ट्रांसफ़र must be made in the document. ये ट्रांसफर एक डॉक्यूमेंट के में होगा, and some benefit must be conferred by the unauthorized transferor to the real owner. अब देखिए ओ कोई थर्ड पर्सन है जो कि एक ही प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो सेक्शन 35 कहता है कि सेम डॉक्यूमेंट में ओ को कुछ बेनिफिट रियल ओनर को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा इन द सेम ट्रांजेक्शन. इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन अंडर सेक्शन 35. सम बेनिफिट मस्ट बी कन्फर्ड बाय द ट्रांसफरर टू द रियल ओनर, बट इन द सेम ट्रांजेक्शन में होना चाहिए. सच बेनिफिट मस्ट बी डायरेक्टली गिवन टू द रियल ओनर. ऐसा नहीं है कि आपने रियल ओनर के बेटे को दे दिया, वाइफ को दे दिया, पेरेंट्स को दे दिया. सच बेनिफिट मस्ट बी डायरेक्टली गिवन टू द रियल ओनर, एंड दैट बेनिफिट मस्ट बी गिवन इन द सेम ट्रांजेक्शन. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट. अब देखिए एक अनऑथराइज्ड ट्रांसफरर ने ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, और जिस ट्रांजेक्शन से कोशिश की उस ट्रांजेक्शन में आपने रियल ओनर को कुछ बेनिफिट भी दिया. इट मीन्स इट इज़ इन द नॉलेज ऑफ रियल ओनर कि समवन वांट टू ट्रांसफर योर प्रॉपर्टी, इट इज़ इन योर नॉलेज. नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन विल अप्लाई. डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शंस अब यहाँ पर है, नाउ रियल ओनर इज बाउंड टू इलेक्ट. यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन है. नाउ रियल ओनर इज बाउंड टू इलेक्ट, इसके सामने दो ऑप्शन है. ही मे कन्फर्म दैट ट्रांजेक्शन एंड अलाउ द प्रॉपर्टी टू बी ट्रांसफर्ड टू द मिस्टर बी. जो भी ट्रांसफरी है उनको आप अलाउ कर दीजिए. अगर आप अलाउ करते हैं देन ओनली ही द रियल ओनर मे रिटेन द बेनिफिट्स. बेनिफिट्स क्या, मिस्टर ओ ने एक ही प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र करना चाहिए और उसी डॉक्यूमेंट में मिस्टर ओ ने कहा आई कन्फर्ड यू 10 लाख रुपीज़ इन लीव ऑफ द प्रॉपर्टी विच आई वॉन्ट टू ट्रांसफर टू मिस्टर बी, है ना. 10 लाख रुपए उसके बदले में आपको मिल रहा है, रियल ओनर को 10 लाख रुपए दे रहा है. तो सेक्शन 35 कहता है if the real owner confirm the transfer then only he can entertain or enjoy the benefit. If he dissent
देन इफ ही डिसेंट, मतलब अगर ये कंफर्म नहीं करता, देन इन लेटर पोजीशन, सेक्शन 35 की लैंग्वेज है, देन इन लेटर सिचुएशन, मतलब अगर वो डिसेंट करता है, वो उस ट्रांजेक्शन को नहीं मानता, मतलब रियल ओनर कहता है नो आई डोंट वांट टू ट्रांसफर माय प्रॉपर्टी, रादर आई वांट टू कीप दैट प्रॉपर्टी विद माई सेल्फ, देन ही हैज़ टू रिलिंक्विश द बेनिफिट, मतलब जो वो 10 लाख रुपए दे रहा है तो रियल ओनर को वो 10 लाख रुपए भी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इट इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, मीन्स real owner is bound to elect out of two, either he want to confirm that transfer or want to transfer his own property to Mr. B, or he dissent that transfer. अगर वो dissent करता है then he has to relinquish the benefit also. It is known as doctrine of election. Doctrine of election is based on the concept that it is based on the philosophy that if any person takes benefit under any instrument, then ही ऑल्सो बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। आप बताइए, आप किसी इंस्ट्रूमेंट में बेनिफिट ले रहे हैं, रियल ओनर 10 लाख रुपीज ले रहा है बट साथ में अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने को रेडी नहीं है, इट इज नॉट अलाउड। सेक्शन 35 इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट, ये कह रहा है इफ यू कंफर्म दैट ट्रांजेक्शन देन ओनली रियल ओनर कैन एंजॉय द बेनिफिट, रादर if he want to dissent then he has to relinquish, मतलब if he want to take that benefit then he must ready to bear the responsibility। कौन सी responsibility कि उसको अपनी प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। सेक्शन 35 में बहुत अच्छे कोटेशंस हैं जिनको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इनमें आपको लीडिंग केसेस भी आप डाल सकते हैं। सेक्शन 35 का रेशनल क्या है? सेक्शन 35 बेस्ड ऑन द रेशनल दैट if real owner, if you want to accept the transaction then please accept as whole as it is, if you want to accept the benefit then please accept the whole transaction मतलब please accept the और confirm transaction also। आप बेनिफिट ले रहे हैं तो प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर करिए क्योंकि वो एक सेम ट्रांजेक्शन है, वही पूरा ट्रांसफर है। सो द रेशनल behind doctrine of election is कि if real owner want to accept then accept whole, और if he want to reject then reject whole। अगर वो इस प्रॉपर्टी के ट्रांसफर नहीं चाहता है तो आपको बेनिफिट भी रिजेक्ट करना पड़ेगा। पहली चीज, रियल ओनर कैन नॉट पार्शियली एक्सेप्ट एंड पार्शियली रिजेक्ट द ट्रांजेक्शन, पहली चीज। दूसरी चीज, नो वन कैन अप्रोबेट और रेप्रोबेट एट द सेम टाइम। ये आपके मेंस में आ सकता है, एचजीएस में आ सकता है कि आपको यही कोट दे दिया और एक्सप्लेन करने को है, नो वन कैन अप्रोबेट और रेप्रोबेट एट द सेम टाइम। इट मीन्स दैट इट वॉज प्रोपाउंडेड इन द केस ऑफ कॉर्डिंगटन वर्सेज कॉर्डिंगटन इन द ईयर ऑफ 1875। इस केस इट इज द लीडिंग केस ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, कॉर्डिंगटन वर्सेज कॉर्डिंगटन। इस केस में कहा था कि नो पर्सन कैन अप्रोबेट और रेप्रोबेट एट द सेम टाइम, मतलब एक ही टाइम में कोई व्यक्ति एक ही चीज को एक्सेप्ट और डिनाई नहीं कर सकता। इफ आप एक्सेप्ट कर रहे हैं 10 लाख रुपीज तो साथ साथ आपको उस ट्रांजेक्शन को पूरा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको अपनी प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो कॉर्डिंगटन वर्सेस कॉर्डिंगटन का केस फेमस है। इसके बाद एक केस है कूपर वर्सेस कूपर, इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडर सेक्शन 35। इस केस में लॉर्ड हैदर ने कहा था कि नो वन कैन ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम। सेम मीनिंग है, यू कैन नॉट मेक कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट एट द सेम टाइम। एक ही समय में आप ठंडी गर्म सांसें नहीं ले सकते, मतलब एक ही टाइम में आप जस्ट ऑपोजिट काम नहीं कर सकते कि आप बेनिफिट भी ले रहे हैं और अपनी प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर नहीं करना चाहते। तो ये दो कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा इस पर एक केस है राघव फैमिली चैरिटीज वर्सेस मुदलियार। सॉरी, मेरा थोड़ा कोटेशन का गड़बड़ हो गया। देखिए, राघव फैमिली चैरिटीज वर्सेस मुदलियार, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नो पर्सन कैन ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम। एंड कूपर वर्सेस कूपर में जो कहा था वो मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। कूपर वर्सेस कूपर में लॉर्ड हैदर ने कहा था कि इफ एनी पर्सन टेक्स बेनिफिट अंडर एनी इंस्ट्रूमेंट then later on he cannot go against that instrument। आप किसी इंस्ट्रूमेंट में, जैसे रियल ओनर is taking the benefit of 10 lakh rupees in the same document, then later on he cannot go against that instrument कि नहीं, such person is not authorized to transfer the property, you cannot deny।
सो दीज 3 कोटेशंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। इसके ही बेसिस पर आपका डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है। अब देखिए इलेक्शन कितने तरीके का हो सकता है, एक्सप्रेस हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है। इम्प्लाइड कैसे हो सकता है कि भाई आपने जो रियल ओनर है वो रियल ओनर अगर बेनिफिट को यूज़ कर रहा है, इसका मतलब है कि उसने कंफर्म कर दिया है। अगर 2 साल तक लगातार यूज़ करता है तो ये माना जाएगा कि उसने वो ट्रांजेक्शन को कंफर्म कर लिया है, और इफ़ ही ये माना जाएगा कि ही वॉज अवेयर अबाउट द ड्यूटी टू elect and he was aware of those circumstances which may influence any reasonable man to influence the judgment or making the judgment related to the election। ये माना जाएगा और ये माना जाएगा कि उसने कंफर्म कर लिया है। दूसरी चीज़, इफ द रियल पर्सन फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, जिस दिन ट्रांसफ़र हुआ उससे 1 साल के भीतर अगर इलेक्ट नहीं करता है और ट्रांसफरर और रिप्रेजेंटेटिव उसके पास जाते भी हैं कि प्लीज़ क्लियर योर इंटेंशन वेदर यू वांट टू कंफर्म और डिसेंट, फिर भी वो नहीं कहता है, देन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर इट विल प्रिज्यूम दैट कि रियल ओनर कंफर्म दैट ट्रांजेक्शन, तो भी माना जाएगा कि कंफर्म कर लिया। इट इज़ द इम्प्लाइड कंफर्मेशन, ये इम्प्लाइड कंफर्मेशन में आता है। दूसरा एक और प्रेजम्पशन है कि अगर किसी रियल ओनर ने जो बेनिफिट दिया है, देखिए जरूरी नहीं है बेनिफिट हमेशा रुपीज़ में हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो जो अनऑथराइज ट्रांसफरर है उसने बदले में आपको कोई प्रॉपर्टी दी। सपोज रियल ओनर का घर बी को ट्रांसफ़र किया और बदले में रियल ओनर को एक कोल माइन दे दी। अब रियल ओनर ने उस कोल माइन का यूज़ ऐसे किया कि उसको एग्जॉस्ट, मतलब इतना सारा कोल उससे एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब कोल माइन अपने स्टेटस को उसका मेंटेन नहीं है, नाउ कोल माइन कैन नॉट बी रिटर्न। सपोज अगर रियल ओनर उस बेनिफिट को यूज़ करने के बाद कहता है कि आई वांट टू डिसेंड, मैं इस प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र नहीं करना चाहता हूँ, और बेनिफिट भी यूज़ कर लिया, तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर कि रियल ओनर ने प्रॉपर्टी को बिल्कुल एग्जॉस्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया कोल माइन को, ये इलस्ट्रेशन आपको 35 में मिल जाएगी सेकेंड पेज पर। ऐसी सिचुएशन अगर है तो भी माना जाएगा कि ट्रांसफ़र जो है कंफर्म कर लिया है। अगर प्रॉपर्टी रिटर्नेबल नहीं रह गई है, उसका स्टेटस को मेंटेन नहीं है, ओरिजिनल पोजीशन में अगर प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये थोड़ा सा। इसके बाद सेक्शन 35 का एक एक्सेप्शन है जो कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट लगता है कि बहुत टफ है। देखिए जनरल रूल सेक्शन 35 का क्या कहता है कि इफ़ रियल ओनर डिसेंट द ट्रांजेक्शन, अगर वो ट्रांजेक्शन को कंफर्म नहीं करता है, ही डोंट वांट टू ट्रांसफर हिज ओन प्रॉपर्टी, देन ही हैज़ टू रिलिंक्विश द बेनिफिट। सेक्शन 35 कहता है फर्स्ट पैरा कि उसको बेनिफिट भी रिलिंक्विश करना पड़ेगा, बट इसका एक्सेप्शन वाला पार्ट कहता है कि सपोज मिस्टर ए ने ए को 10 लाख रुपीज़ दिए थे इन ल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विच ही वांट टू ट्रांसफर टू मिस्टर बी, बट साथ में उसने कुछ और भी दे दिया। सपोज वो उसको बहुत खुश करना चाहता है, रियल ओनर को कोई कार दे दी 10,000 5,000 को, वट एवर अमाउंट, कुछ भी अमाउंट जो वो देना चाहता है रियल ओनर को, बट वो उस प्रॉपर्टी के ल्यू में नहीं था, वो उसने ऐसे ही दे दिया। तो ये एक्सेप्शन का पार्ट कहता है कि जो अदर बेनिफिट सेम ट्रांजेक्शन में रियल ओनर को दिए थे, ही इज़ नॉट बाउंड टू रिलिंक्विश दैट बेनिफिट्स, उन बेनिफिट्स, दोज बेनिफिट्स को वो देने के लिए बाउंड नहीं है, ही मे यूज़, बस ये एक्सेप्शन है, वो दूसरे बेनिफिट को यूज़ कर सकता है। ये आपका हुआ। उसके बाद इसमें एक और चीज़ बची है, वो है कि ट्रांसफर अगर ग्रेटिटुअस है और विद कंसिडरेशन है। देखिए अगर अनऑथराइज्ड ट्रांसफरर ने प्रॉपर्टी जो ट्रांसफरी को दी है वो ग्रेटिटुअस है, ग्रेटिटुअस का मतलब होता है विदाउट कंसिडरेशन, जैसे कि किसी ने गिफ्ट कर दी, अनऑथराइज्ड ट्रांसफरर ने एक ही प्रॉपर्टी बी को गिफ्ट कर दी, उस सिचुएशन में क्या होगा? देखिए अगर चाहे ग्रेटिटुअस है या विद कंसिडरेशन है प्रॉपर्टी, मतलब बी ने कुछ अमाउंट भी दिया होगा, वो होता है विद कंसिडरेशन। अगर मान लीजिए ओनर ने इलेक्ट किया डिसेंट, मतलब ही डज नॉट वांट टू ट्रांसफ़र हिज प्रॉपर्टी, वो नहीं चाहता कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो ट्रांसफरी होगा बताइए वो तो डिसअपॉइंटेड हो जाएगा ना, क्योंकि उसको प्रॉपर्टी मिलने वाली थी वो मिली नहीं, तो वो डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी हो जाएगा। सो सेक्शन 35 का सेकेंड पैरा डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी के राइट्स को डील करता है कि अगर रियल ओनर ने मना कर दिया, कंफर्म नहीं किया ट्रांजेक्शन, देन वेदर ट्रांसफरी इज इंटाइटल्ड टू गेट एनी कंपनसेशन, आंसर इज यस, ही मे गेट द कंपनसेशन बट नॉट ऑलवेज। उसकी कंडीशंस हैं, अगर ट्रांसफ़र ग्रेटिटुअस था, बिना कंसिडरेशन के था, फ्री में प्रॉपर्टी बी को जा रही थी, तो केवल ट्रांसफरी को तभी कॉम्पनसेशन मिलेगा जबकि या तो ट्रांसफरर जो अनऑथराइज ट्रांसफरर था उसकी डेथ हो गई है, या फिर अगर वो अलाइव है तो वो दूसरी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लायक नहीं है, तब उसको केवल मिलेगा कॉम्पनसेशन। दूसरा, अगर वो ट्रांसफ़र विद कंसिडरेशन है
तो हर सिचुएशन में ट्रांसफरी को कॉम्पनसेशन मिलेगा, चाहे अनऑथराइज्ड ट्रांसफरर अलाइव हो या डेड हो। अब नेक्स्ट बात आती है कि ठीक है कॉम्पनसेशन मिलेगा, देन व्हाट विल बी द अमाउंट। आप हमेशा एक पॉइंट याद रखिएगा, कभी इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा कि अनऑथराइज्ड ट्रांसफरर कितनी वैल्यू दे रहा है रियल ओनर को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विच प्रोफेस टू बी ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी, जो एक्चुअल प्रॉपर्टी की वैल्यू है वही केवल ट्रांसफरी को मिलेगी, भले से ट्रांसफरी ने कोई अमाउंट दे दिया हो कंसिडरेशन में, चाहे ट्रांसफरर रियल ओनर को कुछ देना चाहता है। अगर आपके एग्जाम में इलस्ट्रेशन में साफ साफ लिखा है द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, जैसे इलस्ट्रेशन 35 का आप देखिएगा, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 800 रुपीज़, तो जो ट्रांसफरी डिसअपॉइंटेड ट्रांसफरी होगा, जब ट्रांसफर को मना कर दिया गया है तो कंपनसेशन केवल उतना ही मिलेगा जो उसकी वैल्यू है, जबकि ट्रांसफरर चाहे उसको 1000 दे रहा है, 1000 दे रहा है, 2000 दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट्स ऑल अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। आई थिंक मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन समझ आए। जब भी आपको एग्जाम में लिखना है, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री बताइएगा कि कैसे है, इसके फीचर्स बताइएगा। फीचर्स हमेशा अनऑथराइज्ड ट्रांसफरर इसमें होता है। इसका बेस्ट कॉन्सिक्वेंस ये है कि व्हेन रियल ओनर कंफर्म सच ट्रांसफर दैट अनऑथराइज्ड ट्रांसफर कन्वर्ट्स इनटू ऑथराइज्ड ट्रांसफर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जरूर मेंशन करिएगा। अनऑथराइज्ड ट्रांसफर जो है वो कन्वर्ट होकर ऑथराइज बन जाता है ये, और उसके एसेंशियल लिखिएगा कि सेम ट्रांजैक्शन में बेनिफिट दिया हो और अगर कंफर्म किया तो बेनिफिट को यूज़ कर सकता है, अदरवाइज यूज़ नहीं कर सकता है। तो ये एसेंशियल्स आप लिखिएगा, कोटेशंस तीनों लिखिएगा जो मैंने बताई हैं। उसके बाद आप इसका रैशनल बताइएगा कि एज अ होल आप एक्सेप्ट करोगे, नहीं तो आप रिजेक्ट करोगे। तो सेक्शन 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहार, यूपी, हर स्टेट के लिए, और इसको आपको बहुत ईजी वे में मैंने इसको समझाया है। थैंक यू सो मच।